गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था प्रश्न तकनीक के बारे में कि प्रश्न होते क्या है, इनका उपयोग क्या है, इनको पूछते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, शिक्षण में इनका उपयोग क्या है, कक्षा शिक्षण में इनका उपयोग क्या है, मूल्यांकन में क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसी कड़ी में आज का जो विषय है वो है दल शिक्षण। बताते कि दल होता क्या है। दल से मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह, उसे हम दल कहते हैं। उसी प्रकार से दो या दो से अधिक शिक्षकों का एक समूह जो किसी एक प्रकरण को संपादित करने के लिए एक साथ कक्षा में जाएं, उसे हम दल शिक्षण कहते हैं। इस विधि का जो विकास है सर्वप्रथम यूएसए में हुआ था, यूएसए के हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसका उपयोग हुआ था। इसके उपयोग की कहानी थोड़ी अलग है। बात आई कि वही शैक्षिक जो प्रक्रिया है, कक्षा कक्ष में सिंगल शिक्षक ही पढ़ा सकता है, शिक्षकों का एक समूह कैसे, इसके फायदे क्या हैं। जब अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय शिक्षकों का अभाव आ गया तो वह शैक्षिक कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए, शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों के दल नियुक्त किए। वहाँ के शिक्षाविदों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ही विषय के विभिन्न शिक्षकों का एक दल बनाकर उसको कक्षा में संपादित कराएं तो बहुत सारे बच्चों को लाभ हो सकता है। बच्चों की संख्या बहुत अधिक उन्होंने रखी थी। बात आई कि अमेरिका में शिक्षकों का टोटा हुआ कैसे, अभाव हुआ कैसे। उसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध में वहाँ के जो सैनिक थे वो शहीद हो गए, लेकिन वहाँ के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों में बहुत अधिक देशभक्ति होती है, अमेरिका के सभी लोगों में होती है। उन लोगों ने अपना शैक्षिक पेशा छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए वो सेना में भर्ती हो गए। तो शिक्षकों का अभाव होना स्वाभाविक था, लेकिन वहाँ के बुद्धिजीवियों ने एक संगोष्ठी रखी कि ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम अच्छे तरीके से बालकों को पढ़ा सकते हैं और शिक्षकों का अभाव भी नहीं खले। इसके लिए उन्होंने दल शिक्षण को चुना कि शिक्षकों का एक दल लो, विभिन्न टॉपिक्स को उसमें से डिवाइड कर लें और उस एक ही कालांश मीन्स एक ही दिन में कई चैप्टर्स को वो पूरा कर देते थे। इस तरह से इसकी शैक्षिक उपादेयता को जब देखा गया तो काफ़ी सराहनीय रहा। उसके बाद यूके में इसका प्रयोग शुरू हुआ। यूनाइटेड किंगडम मीन्स ब्रिटेन में भी इसका जो प्रयोग है वो काफ़ी सफल रहा। उसके बाद दुनिया के विभिन्न देशों ने इसका प्रयोग किया, लेकिन भारत में इसका प्रयोग 21वीं सदी के आरंभिक वर्षों में यानी 2001-2002 में ही प्रारंभ हुआ। उससे पहले इस विधि को यहाँ काम में नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भी भारत में यह विधि एक नवाचार का रूप लिए हुए है। हर जगह इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है एक तो हमारे पास इतने ट्रेंड टीचर नहीं, दूसरी बात हमारे पास इतने साधन सुविधाएं नहीं कि हम हर विद्यालय में ऐसी सुविधाएं कर दें कि वहाँ दल शिक्षण हो, शिक्षकों का एक समूह पढ़ाए। आज इस स्कूल में, कल दूसरे स्कूल में, फिर तीसरे स्कूल में। इस तरह हमारे आर्थिक हालात अच्छे नहीं होने के कारण ये सुविधाएं यहाँ नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है और एनसीईआरटी में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ। उसके बाद केस बड़ौदा में भी इसका अध्ययन हुआ। केस का मतलब है CASE, बड़ौदा। ये गुजरात में है। सेंट्रल एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन, मतलब केंद्रीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वहाँ, उसमें इसका प्रयोग किया गया और वो प्रयोग वहाँ सफल हुआ। फिर इसको नॉर्मलाइज कर दिया यानी जर्नल कर दिया
कोई भी इसका उपयोग कर सकता है यदि वो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहे तो इस तरह से जब बात आई कि भाई ये ऐसी इस विधि में क्या विशेषताएं हैं, तो इस पर इतना अधिक जोर दिया जा रहा है। इसकी विशेषताओं की जब अपन बात करें कि भाई इसके फायदे क्या हैं, विशेषताएं, जब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली इसकी विशेषता है अनुदेशन का कार्य एक से अधिक शिक्षक। यानी अनुदेशन का जो कार्य है, अनुदेशन से तात्पर्य है यहाँ इंस्ट्रक्शन से, जो शैक्षिक माहौल कक्षा कक्ष में होता है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के आदेश निर्देश देता है, अनुदेशन देता है, विभिन्न प्रकार गाइडेंस देता है, वो सारा कार्य शिक्षकों का एक दल देता है, एक से अधिक शिक्षक देते हैं। उसका फायदा ये होता है सारे टीचर्स जो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं या अलग अलग स्कूल से आए हैं या अलग अलग विषय के हैं लेकिन एक साथ हैं, तो उनसे विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमें एक साथ प्राप्त होती हैं, इसलिए भी ये बहुत अच्छी है। दूसरी है सामूहिक उत्तरदायित्व का विकास। सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि सभी शिक्षकों पर उसकी जिम्मेदारी रहेगी, किसी एक शिक्षक विशेष पर उसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए भी ये विधि उपयुक्त है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से गंभीरता पूर्वक पालन करते हैं, अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। तीसरा है सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित। सहकारिता के सिद्धांत से तात्पर्य है सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अगला है छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान। आज के छात्र की क्या आवश्यकता है? वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में ढालना, व्यावहारिक परिस्थितियों में प्रयोग करना, ये सारा काम इन शिक्षकों का है। ये शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे कि आज का बालक चाहता क्या है, उन आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग वो कक्षा शिक्षण कराएंगे ताकि बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। और जो हम लोगों का मेन उद्देश्य है देश के लिए अच्छे नागरिक देना, सामाजिक नागरिक देना, सदनागरिक देना, उसकी पूर्ति भी इसके माध्यम से होती है। अगला है विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। जितने भी विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपयोग कम से कम होता है, विशेषकर उपकरणों का। क्योंकि आज के शिक्षक पेन कम लेना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो सैद्धांतिक कक्षाएं लेना चाहता है। प्रायोगिक कक्षाओं में, व्यावहारिक कक्षाओं में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। यदि उनमें दें तो बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे विद्यालय में उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रयोग हम करें। यदि हम उन संसाधनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम
सही तरीके से बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते, बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं कर सकते, देश के लिए अच्छे नागरिक नहीं दे सकते। इसलिए शिक्षक का यह दायित्व है कि विद्यालय में जो भी संसाधन है सारे संसाधनों का समुचित प्रयोग करें। और दल शिक्षण एक ऐसी ही विधि है जिसमें विद्यालय में जो संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जिसे माइक स्पीकर वगैरह अपन कहते हैं, चाहे लेबोरेटरीज रिलेटेड जो कोई चीज़ है। बात आती है कि सामाजिक विज्ञान में लेबोरेटरीज की क्या ज़रूरत है, सामाजिक विज्ञान में भी लेबोरेटरीज की ज़रूरत है, प्रयोगशाला की ज़रूरत हर विषय के लिए है। सामाजिक महत्व के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास उपकरण होते हैं, हमें बच्चों के सामने उनका प्रदर्शन करना होता है ताकि बच्चों में ऐसी स्किल डेवलप हो जाए। और दल शिक्षण ऐसा ही कार्य करता है कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं हम बालकों में स्किल डेवलप करने के लिए उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। अगला, पूर्व निर्धारित छात्र समूह। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? पूर्व निर्धारित छात्र समूह से तात्पर्य है कि पहले से ही जब हम इसकी व्यू रचना कर रहे हैं कि फला टॉपिक को हमें दल शिक्षण के माध्यम से पढ़ाना है या फला यूनिट को हमें दल शिक्षण के माध्यम से पढ़ाना है, और जब ये हमने सिद्ध कर लिया कि फला टॉपिक या फला यूनिट, तो ये भी सिद्ध हो गया कि किस कक्षा के लिए, और ये भी सिद्ध हो गया कि उस कक्षा में कौन कौन छात्र हैं, कितने छात्र हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो टीचर्स लोग बाहर से बुलाए हैं अथवा हमारे स्वयं विद्यालय के हैं, उन सब के लिए बैठक व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वेंटिलेशन, लाइट्स, पानी आदि सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है कि इन बच्चों के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ाना है। इसलिए उसमें दो फायदे होते हैं, एक तो अनुशासनहीनता की समस्या समाप्त हो जाती है, दूसरा जो शिक्षण कराने जा रहे हैं वो सीमांकित हो गया, उसकी एक निर्धारित बॉर्डर बन गया उसका कि हमें इससे बाहर नहीं जाना है। यानी हमने टॉपिक ले लिया भारत की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन चीजों को ही हम इसमें बताएंगे, इससे हटके इधर उधर कहीं भी नहीं जाएंगे। अर्थात जो बालक हैं उनकी कक्षा निर्धारित है, उनके लिए टीचिंग डिवाइसेस तैयार हैं, उनके लिए जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है वो तैयार हैं, इन सब की व्यू रचना हमने एडवांस ही कर ली। इसलिए इस कार्य के संपादन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए दल शिक्षण के माध्यम से जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन संसाधनों का उपयोग हमें अवश्य ही करना चाहिए। और लास्ट है पूर्व नियोजित जिस तरह से कक्ष में शिक्षक जाता है वो अपने व्याख्यान के माध्यम से या दूसरी विधि के माध्यम से पढ़ाता है, प्रसंग अनुकूल उदाहरण वो कक्ष में प्रस्तुत करता है, पहले से तैयार करके नहीं लाता। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां किस तरह की कक्षा में होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य संपादित कराना होता है। इसीलिए शिक्षक को एक जादूगर भी कहा गया है कि परिस्थितियों के अनुकूल वो अपने जादू चलाता है, कक्षा को व्यवस्थित करता है और जो बात कहना चाह रहा है वो बालकों को बताता है, बालकों को समझाता है और बालक उसे आसानी से सीख लेते हैं। यदि हम किसी भी कार्य की पूर्व योजना बना लेंगे तो वो कार्य निश्चित रूप से 100% सफल होगा, 100 नहीं तो 90% तो होगा ही होगा। लेकिन हम कोई योजना नहीं बनाएं और कार्य आरंभ करने चले जाएं तो उसका संपादन संदिग्ध है, 100% वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी कार्य करें वो पूर्व निर्धारित करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में दल शिक्षण भी एक ऐसी ही विधि है जो पहले से ही उसके माध्यम से किन किन चैप्टर्स को पढ़ाना है इसका पूर्व निर्धारण कर लिया जाता है, पहले से ही उसका निर्धारण कर लिया जाता है, पूर्व नियोजित कर लिया जाता है, पूरी व्यवस्था कर ली जाती है, उसकी योजना बना ली जाती है, उसके बाद ही उस विधि को हम अप्लाई करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि विभिन्न जो विशेषज्ञ आए हुए हैं विषयों के, उनसे विभिन्न प्रकार की जानकारी बालकों को मिलेंगी, विविध जानकारी बालकों को मिलेंगी, तो उनके जो लर्निंग लेवल है, उनका अचीवमेंट लेवल है, वो बहुत अधिक उच्च होगा।
अब बात आती है कि जब दल हम निर्धारित करते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। हम दलों के प्रकार बताएं आपको। पहला प्रकार, पहला है एक ही विभाग के शिक्षकों का दल। एक ही विभाग के शिक्षकों का दल। इसका तात्पर्य है कि एक ही विद्यालय से जो एक विभाग है हमारा, विभाग मीन्स जैसे पॉलिटिकल साइंस के कितने टीचर हैं, सोशियोलॉजी के कितने टीचर हैं, वो सब एक विभाग के हैं। पॉलिटिकल साइंस में जितने भी टीचर हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी में जितने भी टीचर हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, संस्कृत में जितने लोग हैं संस्कृत डिपार्टमेंट। उसी तरह से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जितने भी शिक्षक हैं सामाजिक विज्ञान विभाग। तो एक विभाग के शिक्षकों के द्वारा जो दल नियुक्त होता है उस दल को कहते हैं एक ही विभाग के शिक्षकों का दल। एक प्रकार। सबसे बेहतरीन जो बात है वो यही है कि इस दल के द्वारा, यानी एक ही विभाग के शिक्षकों के दल के द्वारा जो शिक्षण कार्य कराया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो सब विषय के ज्ञाता हैं, विषय के जानकार हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो एक ही विभाग के शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कराया जाना चाहिए। उनमें स्वयं की भावना भी नहीं होती कि मैं फला से श्रेष्ठ हूँ या फला मुझसे श्रेष्ठ है। उनमें हेजिटेशन नहीं होता क्योंकि वो दिन रात एक साथ रहते हैं 24 स्कूल कॉलेज टाइम में, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का झिझक नहीं होती, एक दूसरे के सहयोग की भावना उनके अंदर होती है। इसलिए एक ही विभाग के शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाना बहुत अच्छा है। दूसरा है एक ही विभाग, एक ही संस्थान के सभी विभागों के शिक्षकों का दल। यह दल केवल उस स्थिति में काम करता है जब कोई बर्निंग समस्या हमारे समाज के सामने आई हुई हो, उस समय इस प्रकार का दल काम करता है। ये कक्षा शिक्षण के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है और संस्थान में विभिन्न विभागों के शिक्षक हमारे यहाँ कार्यरत हैं। गणित का भी है, विज्ञान का भी है, संस्कृत का भी है, हिंदी का भी है, ज्योग्राफी का भी है, कॉमर्स के भी हैं। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के शिक्षक जब एक ही दल के रूप में चयनित कर लिए जाएंगे और कोई एक सामाजिक हित का टॉपिक चुन लिया जाएगा तो वो सही तरीके से उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने विषय के ज्ञाता हैं, सामाजिक विज्ञान के नहीं। लेकिन सामाजिक हित की कोई समस्या है, समाज में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कोरोना अभी आया हुआ है, तो कोरोना के संबंध में सभी लोग एक दूसरे को जागरूक करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए एक दल के माध्यम से एकत्रित होते हैं, एक सेमिनार टाइप रखते हैं, उसमें वो लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। तो यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन कक्षा शिक्षण के लिए इस प्रकार के दल के द्वारा शिक्षण कार्य नहीं कराया जाना चाहिए, बचना चाहिए। अगला है विविध संस्थाओं के एक ही विषय के शिक्षकों का दल। ये व्यवस्था और ये व्यवस्था श्रेष्ठ व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी लेवल पर एक प्रोग्राम होता है जिसे भारत सरकार के द्वारा आयोजित होता है, यूजीसी उसको स्पॉन्सर्ड होती है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का तात्पर्य है यहाँ के कुछ बच्चे किसी दूसरे देश में अथवा दूसरे यूनिवर्सिटी में अथवा दूसरे राज्य में जाएंगे, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ आएंगे और वो स्टडी करेंगे।
ठीक उसी प्रकार का कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम कॉलेज लेवल पर और स्कूल लेवल पर भी होता है और एक ही विषय के विभिन्न शिक्षकों के द्वारा एक दल नियुक्त करके ये निर्धारित कर लिया जाता है कि फला, जैसे मान लीजिए हमारे संस्थान के प्रधान ने, किसी संस्था प्रधान ने तय कर लिया कि हमें फला सब्जेक्ट के लिए विभिन्न विद्यालयों से टीचर बुलाने हैं ताकि हमारे बच्चों को लाभ मिले। तो वो विभिन्न टीचर्स यहाँ आएंगे, उनकी पहले से ही उनको एजेंडा भेज दिया जाएगा कि एजेंडा क्या है, किस प्रकार से हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं सेमिनार, किस प्रकार से हम दल शिक्षण के माध्यम से एक सिंपोजियम टाइप हमने आयोजन किया है, उसको किस तरह से संपादित करना है, सारी जानकारी हम उनको भेज देते हैं और एक निर्धारित तिथि पर वो लोग आकर कक्ष में सभी शिक्षकों के साथ जो संबंधित संस्थान है उस संस्थान के विभागाध्यक्षों के द्वारा यह कार्य संपादित करवाया जाता है ताकि जिससे विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञों की जानकारियां, उनके ज्ञान का उपयोग हमारे बच्चे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो बच्चे नवोदय में पढ़े होंगे वो भी जानते हैं, नवोदय विद्यालयों में भी ये होते रहते हैं। और आप लोग भी अखबार वगैरह देखते रहिए, उसमें मौका मिले तो आप भी उसमें जा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में हमें एक एप्लीकेशन भेजनी होती है, वो एप्लीकेशन वहाँ अप्रूव हो जाती है, वही बच्चे विदेश जाते हैं जिनका सारा खर्चा यूजीसी वहन करती है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय नाम से जाना जाता है, इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, वो उसको वहन करता है। इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इस प्रकार के आयोजनों का स्पॉन्सर भी गवर्नमेंट करती है, लेकिन तब करती है तब हम गवर्नमेंट के पास अपना प्रस्ताव भेजते हैं और वो गवर्नमेंट उसे मानती है कि हाँ ये सही है, तो गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती है। इस तरह से ये तीनों प्रकार के शिक्षकों का दल के द्वारा बालकों को बहुत भली प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। सिर्फ इससे बचा जाना चाहिए, ये सामाजिक समस्याओं पर ही आधारित है, इसलिए इस शिक्षण को कक्षा शिक्षण से अथवा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दल शिक्षण से बचना चाहिए। अब बात आती है कि दल के सदस्य कौन कौन होते हैं। दल के सदस्य होने चाहिए पहला, प्रधान अध्यापक। जो दल निर्धारित कर रहे हैं उसका प्रधान अध्यापक उस दल का मुखिया होता है और उसके निर्देशन में ही सारी प्रक्रिया चलती है। उसके बाद जिस विषय को हमने लिया है उस विषय का जो हेड है, विभाग अध्यक्ष है, वो उसका संयोजक होगा। तो दूसरा कौन हुआ? प्रधान अध्यापक, जिसे संरक्षक कहते हैं। दूसरा विभागाध्यक्ष, इसे संयोजक कहते हैं। विभागाध्यक्ष जो सबसे सीनियर होता है वो इस कार्य की रूपरेखा बनाता है, वो उस कार्य के संबंध में सारे मार्गदर्शन सबको देता है। कहीं अव्यवस्था होती है तो उसके लिए भी जिम्मेदार संयोजक ही होता है। संरक्षक तो पदेन एक सदस्य के रूप में होता है, संस्था प्रधान के नाते, बड़े होने के नाते उनको ये आदरणीय पद दिया जाता है। इनकी भूमिका बहुत ही कम होती है इसमें। तीसरा है वरिष्ठ अध्यापक। सदस्य, सबसे पहले संरक्षक, संयोजक, उसके बाद सदस्य। जो विभागाध्यक्ष के बाद जूनियर हैं, 1, 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं, लेकिन सीनियर यानी 10 साल से अधिक अनुभवी हैं, वो मेंबर बनेंगे। तीसरा अध्यापक,
यानी जो भी अध्यापक उस विभाग में कार्यरत हैं वो सभी अध्यापक उसके मेंबर्स होंगे। ठीक है। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक, अगर हम कोई ऐसा टॉपिक चुन रहे हैं जो प्रयोग पर आधारित है, प्रैक्टिकल वर्क पर आधारित है, तो प्रयोगशाला सहायक जो वहाँ होगा वो भी इसका मेंबर होगा। यदि प्रयोग पर आधारित नहीं है, मौखिक वार्ता पर ही आधारित है, तो प्रयोगशाला सहायक का कोई रोल नहीं होता। तीसरी लिपिक, अगर किसी चीज के लेखा जोखा रखने के लिए, उसका रिकॉर्ड संधारण करने के लिए आवश्यकता है, तो हम उसमें लिपिक को भी अपने सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हैं। और अंतिम है पीटीआई। बात आती है कि दल शिक्षण में पीटीआई का क्या रोल है। पीटीआई का रोल है अनुशासन आदि की व्यवस्था ये बनाते हैं। इसलिए यह शिक्षण एक श्रेष्ठ शिक्षण साबित होगा यदि इस तरह से हम सही तरीके से इसके सारे सदस्यों को लेकर साथ में चलेंगे तो। ठीक है। अब बात आती है कि इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे से तात्पर्य है इसके लाभ। बच्चों को क्या क्या लाभ मिलेंगे यदि हम इसको आयोजित करेंगे तो। पहला लाभ है विषय की गहन जानकारी। जब विभिन्न विषयों के विभिन्न शिक्षकों से हम वार्ता सुनेंगे एक ही टॉपिक पर, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को विषय की गहन जानकारी प्राप्त होगी। जो समस्या हमने चूज की है, जो टॉपिक हमने चूज किया है, उस टॉपिक के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक भाग को ये जो विषय के विशेषज्ञ आयोजित किए गए हैं वो उन्हें टच करेंगे ताकि बालकों में ज्ञान वृद्धि हो सके। दूसरा जो इसका लाभ है, पूर्व तैयारी के कारण शिक्षण प्रभावी। मतलब जो भी शिक्षक इसमें आएंगे वो अपने विषय की, अपने टॉपिक की पूरी जानकारी करके आएंगे, पूरी तैयारी से आएंगे, उससे संबंधित जो उपकरण हैं वो भी साथ लेके आएंगे, जिसके कारण यह शिक्षण बहुत अधिक प्रभावी होगा। तीसरा है प्रश्न करने की कला का विकास। ये जो विधि है इससे न केवल विद्यार्थियों को बल्कि शिक्षकों को भी लाभ होता है। कई बार शिक्षक प्रश्न करने की कला में निपुण नहीं होता, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के बाद वो दूसरे शिक्षकों को देखेगा प्रश्न करते हुए, तो उसमें भी प्रश्न करने की कला विकसित होगी। बच्चों में प्रश्न करने की कला इसलिए विकसित होगी कि वो कक्ष में जब एक सिंगल टीचर उनको लगातार पढ़ाता रहता है तो उनसे वो इतने प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक चीज बताएगा। लेकिन यहाँ शिक्षकों का, विशेषज्ञों का दल है, वो दल विभिन्न चीजें बताएगा, तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न शिक्षक से वो बालक पूछ सकते हैं, इसलिए उनमें प्रश्न करने की कला भी विकसित हो जाएगी। चौथे नंबर की है कक्षा का माहौल प्रजातांत्रिक। इसका तात्पर्य है कि कक्ष में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बालक पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी बात शिक्षक के सामने रख सकता है। इससे बालक में प्रजातांत्रिक भाव विकसित होगा, दूसरे शिक्षकों में भी प्रजातांत्रिक के भाव विकसित होंगे, और उन जो शिक्षक इस चीज़ से नहीं ये चीज़ से वाकिफ नहीं है कि कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए, उनको भी इससे लाभ होगा। अगला है
सहयोग व भाईचारे की भावना का विकास। इस विधि के माध्यम से सहयोग व भाईचारे की भावना का भी विकास होता है। शिक्षक एक दूसरे का सभी का सहयोग करते हैं, जिससे बालकों में भी ये भाव विकसित होता है। वो देखते हैं कि किस तरह से शिक्षक एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो बालक भी ऑटोमेटिक ही ये कार्य करने लगते हैं। इस तरह से भी यह विधि बहुत ही अच्छी है। नंबर अगला, अध्यापकों के ज्ञान में भी वृद्धि। क्यों? क्योंकि आदमी किसी भी चीज में पूर्ण नहीं है, केवल भगवान ही पूर्ण है। गॉड इज वन ही और ओनली परफेक्ट। इसका तात्पर्य है कि भगवान ही पूर्ण है, वही एक ऐसा है जो पूरी दुनिया में परफेक्ट है, बाकी कोई नहीं। इसलिए जो अध्यापक इस मेथड्स के माध्यम से पढ़ाने आए हैं, उनको भी उनके भी ज्ञान में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो उससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उनकी नॉलेज से उसको मिलेगा। कई बार ऐसा होता है, हम अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल मान लेते हैं और सामने वाले की बात को या तो इग्नोर करते रहते हैं, सामने वाले को कम आंकते हैं। लेकिन प्रसंगवश कभी कभी ऐसी बात छोटा बालक या स्टूडेंट्स भी या कम जानकार शिक्षक भी या हमारे सहपाठी साथी भी इसलिए अध्यापकों के ज्ञान में भी इसके माध्यम से वृद्धि होती है। अगला है अनुशासन की समस्या नहीं। इस विधि के माध्यम से अनुशासनहीनता के कक्षा में कभी कभी जो स्थिति हो जाती है ना, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारे शिक्षकों का ध्यान शिक्षार्थियों पर रहेगा, तो किसी भी प्रकार की अवांछित क्रियाएं वो बालक नहीं कर पाएंगे और उनमें स्व अनुशासन की भावना का भी विकास होगा। जिस तरह से शिक्षक अनुशासित बनकर बैठे हुए हैं, किसी से कोई चर्चा नहीं कर रहा, उस दौरान केवल वही व्यक्ति बोल रहा है जो वक्ता है, जो अपनी बात कह रहा है, बाकी सभी लोग शांति से सुन रहे हैं, तो यही भाव बालकों में विकसित होगा अपने शिक्षकों को देखकर। इसलिए भी यह विधि बहुत अच्छी है, इसमें अनुशासन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अगला है योजना अनुसार कार्य। इसका तात्पर्य है कि यह विधि एक ऐसी विधि है जो योजना के अनुसार कार्य करती है, अर्थात प्लानिंग से पहले से ही सारे काम निर्धारित कर लिए जाते हैं। जो इसका संयोजक है वो सारे काम पहले से ही तैयार कर लेगा, इसलिए इसके संपादन में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा होने की गुंजाइश नहीं रहती। योजना के अनुसार ही पूरा कार्य संपादित होता है। और लास्ट है पाठ की विविध जानकारी। एक ही जगह, यानी इससे बालकों को क्या फायदा है? पाठ के विविध डायमेंशंस पर सभी विशेषज्ञ जो आए हुए हैं अलग अलग प्रकाश डालेंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी उसको कक्षा कक्ष में एक ही साथ मिल जाएगी, अलग अलग के बजाय। इसलिए भी यह विधि उपयुक्त विधि है। इस तरह से कहा जा सकता है कि दल शिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी विधि है, जिसके इतने सारे लाभ बालकों को मिलते हैं। बालकों को ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी इसके लाभ मिलते हैं। और जो शिक्षक इंटेलिजेंट हैं, इस प्राप्त लाभ का वो अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं। अब बात आती है कि यह जो विधि है इसके क्या कुछ नुकसान भी हैं? हाँ, इसके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष, दूसरे विद्यालय के शिक्षकों का
सहयोग का अभाव। ये आम बात है, हम अपनी चीज को अच्छा साबित करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे के चीज को भी बुरा बताते हैं, दूसरे को कितना ही नॉलेजेबल है उसको अपने आप से कम आंकते हैं। दल शिक्षण में ऐसा कभी कभार हो जाता है। जो शिक्षक हमने दूसरे विद्यालयों से बुलाए हैं, सरकार के प्रेशर में या अपने संस्था प्रधान के प्रेशर में, वो विद्यालय में पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन वो ऐसा शो करेंगे कि हम ही सबसे ज़्यादा जानकार हैं, सामने वाले शिक्षक, इस विद्यालय के शिक्षक ज़्यादा जानकार नहीं है। ये भावना शिक्षकों में पैदा हो जाती है, इसलिए इस दल शिक्षण का एक दोष है। दूसरा है कुशल शिक्षक आवश्यक। भारत जैसे देश में यह विधि अभी नवाचार के रूप में ही प्रयुक्त की जा रही है, जिसके कारण यहाँ अधिकांश शिक्षक इस विधि से पढ़ाने में कुशल नहीं हैं, इसलिए भी ये हमारे देश में ज़्यादा प्रभावी नहीं। अमेरिका में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है, वहाँ इस विधि के माध्यम से बालकों की नॉलेज बहुत डेवलप होती है। तीसरा है स्वयं की भावना, जो अभी मैं कह रहा था आपसे कि मैं सामने वाले से ज़्यादा जानता हूँ, सामने वाला मेरे बराबर नहीं जानता। ये भाव शिक्षकों में पैदा हो जाता है और वो बढ़ चढ़कर अपनी बात कहता है। बालकों को तो इसके लाभ हैं, क्योंकि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभा को बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा, लेकिन उसके खुद के अंदर ये स्वयं का भाव पनप चुका है। जो हम भाईचारे और सहयोग की बात जो कर रहे थे, वो सहयोग और भाईचारे की भावना स्वयं के कारण समाप्त हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव उसके मन में हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं ही इसका जानकार हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, नहीं, मैं ही इस विषय का जानकार हूँ। अगली बात है खर्चीली विधि। बात आती है कि खर्चीली विधि कैसे। खर्चीली विधि के कई कारण हैं। एक तो दूसरे विद्यालयों से यदि हम शिक्षकों को बुला रहे हैं तो उनके टीए और डीए का खर्चा, इस विधि के माध्यम से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने विद्यालय में, उससे रिलेटेड जो उपकरण हैं उनका खर्चा, जरूरी नहीं कि वो संस्थान में उपलब्ध हो, किराए पर भी लाए जा सकते हैं, उनका खर्चा होगा। और अगर संसाधन विद्यालय में नहीं है, खरीदना चाहें, उतना बजट नहीं, इसलिए भी यह विधि अधिक खर्चीली मानी गई है। इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है और इसमें श्रम भी बहुत अधिक लगता है। पूरे विद्यालय की मशीनरी इस कार्य को संपादित करने में लग जाती है, इसलिए हर दृष्टि से यह विधि खर्चीली है। और लास्ट है बड़े कक्षों का आवश्यकता, अर्थात इस विधि के माध्यम से जब हम बालकों को पढ़ाएंगे तो बड़े रूम्स की जरूरत पड़ेगी, और जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें बिल्डिंग का अभाव रहता है। इसलिए इस विधि के माध्यम से हम जब पढ़ाएंगे कक्षा कक्ष में, तो हम जो ये सारी उपकरण वगैरह लाएंगे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम वगैरह लगाएंगे, तो वो सही तरीके से संपादित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक छोटा कमरा जो 30 बाय 30 का कमरा है, उसी में हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये कंजेस्टेड हो जाएगा। हमारे विद्यालयों में 40-50 बच्चों की तो संख्या होती ही है, तो उसमें बच्चे ही बच्चे बैठ पाएंगे। इसलिए बड़े कक्षों की आवश्यकता होती है। कोई जरूरी नहीं कि सभी विद्यालयों में बड़े कक्ष उपलब्ध हो, इसलिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इन 4-5 दोषों के कारण ही हम इस विधि को नकार दें। यह विधि भावी भविष्य में बहुत ही अच्छी विधि साबित होगी। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से बालक बोर नहीं होता, इसके माध्यम से बालक को प्रसंग के विभिन्न डायमेंशन से लाभ मिलता है, विभिन्न जानकारियाँ उसको मिलती हैं, गूढ़तम जानकारी उसको मिल जाती है, जो गहन से गहन जानकारी कक्षा शिक्षण में एक सामान्य शिक्षक जो उस विषय का शिक्षक है वो नहीं बता पाता, तो दूसरे विशेषज्ञ लोग जो आते हैं उनके विभिन्न अनुभवों का लाभ हमें मिलता है, विभिन्न उनके ज्ञान का लाभ मिलता है, उनकी जानकारियों का लाभ मिलता है। इसलिए यह विधि
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक श्रेष्ठ विधि साबित हुई है। धन्यवाद।